हेलो मैम, कैसी हैं आप? आई एम गुड। ओके मैम, इंटरव्यू कैसा हो गया आपका? अच्छा हो गया। जी मैम, ये आपका नाम क्या है एंड आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और मैंने मास्टर्स करी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके। और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट। जी मैम, आपका नाम? कोमल। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो आपका इंटरव्यू जब आप पैनल के सामने गई तो इंटरव्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, किस क्वेश्चन से आपकी शुरुआत होती है? मेरा संजय वर्मा सर का बोर्ड था और स्टार्टिंग में काफ़ी उन्होंने कॉर्डियल किया था, काफ़ी मतलब स्माइलिंग कर रहे थे। हमसे यही पूछा था कि आप प्रे कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी प्रे कर रहे होंगे आपके इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा यस सर। एंड देन फिर उन्होंने पूछा कितने मॉक आपने दिए हैं, तो ऐसे करके फिर उन्होंने धीरे से फिर स्टार्ट कर दिया था उसके बाद। ओके, तो मैम मॉक दिए थे आपने? हाँ, मैंने मॉक क्या डिफरेंस नजर आया मॉक में और या रियल इंटरव्यू में? सिमिलर इन मोमेंट मुझे लगा ऐसा कि मॉक में भी मतलब ऐसा ही था कि कोऑपरेटिव थे, कुछ मॉक्स कुछ में ग्रिलिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर सब काफ़ी कॉर्डियल थे और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी इतनी नहीं कर रहे थे। जो आप आंसर दो वो सेटिस्फाइड। मैम अगर हम बात करें आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स की कंपैरिजन, इस बार आपने ऐसा क्या मेजर चेंजेस किया और प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आपकी क्या गलतियां रही थी, आपको लगता है कि उनकी वजह से आपका प्रीलिम्स रुका या मेंस रुका और देन आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए? पहले मेरे 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था और मेन प्रीलिम्स का ये था कि मैंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया था। तो इस बार अटेम्प्ट में मैंने स्टार्टिंग से ही पूरा 1 साल मॉक प्रैक्टिस करी थी, तो कि ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए, और वो मुझे काफ़ी हेल्प भी किया था एक्चुअल एग्ज़ाम में। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि मॉक बहुत ज़रूरी है? हाँ, मॉक प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज़ यूपीएससी में भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं और ये मॉक में टैकल करने आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो एक स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रीलिम्स में बैठना चाहते हैं, कितने मॉक्स उनको देने चाहिए? क्या इसका कोई लिमिट या कुछ है कि नहीं इतने मॉक्स अगर मैं दे लूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं सेफ जोन में पहुँच सकता हूँ? ऐसा तो नहीं है, ये अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पे डिपेंड करता है। काफ़ी का ऐसा होता है कि प्रीलिम्स कंफर्टेबल एरिया होता है, लेकिन काफ़ी के लिए हर्डल बन जाता है। तो जिनको प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट 35 मार्क्स तो दे के चलें, उससे ज़्यादा दे सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। एंड में अगर मैं पीवाईक्यूज़ की बात करूँ तो पीवाईक्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कितने ज़रूरी हैं पीवाईक्यूज़ या ना भी करें तो चलेगा? नहीं, पीवाईक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं बिकॉज़ पीवाईक्यू से ये पता चल जाता है कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या रहता है व्हाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। सो एक्चुअल एग्जाम में वो हमारे काफ़ी हेल्प करते हैं कि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, इतनी कवरेज एरिया में हमें टॉपिक्स को कवर करना है। सो पीवाईक्यूज़ काफ़ी हेल्प करते हैं। मैम मैं आपकी सीसेट की स्ट्रेटजी जानना चाहूँगा क्योंकि सीसेट बहुत दुखी करता है लोगों को। बहुत से लोगों को जो है सीसेट में रुक जाता है। तो क्या कहेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी सीसेट के लिए? For CSET, I will say that focus on strength and weaknesses. Like मेरा comprehension part काफ़ी सही था, तो मैंने comprehension part ही सारा CSET में complete भी किया था और मुझे लगता है उसमें मेरी accuracy भी ज़्यादा थी। और फिर मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया था जो इजी होते हैं, बिकॉज मैथ्स मेरा भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो उसमें जो आपको कंफर्टेबल लगते हैं, लाइक कोई क्वेश्चंस आते हैं रेशियो, परसेंटेज, तो इन टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से कर लीजिए और जो ताकि एक्चुअल एग्जाम में भी आप वो क्वेश्चंस जल्दी अटैम्प्ट कर सको। मैम एक और चीज़ रहता है कि जब एक स्टूडेंट्स आता है तैयारी करने के लिए, तैयारी की शुरुआत करता है तो उसको ये नहीं पता होता कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें। क्या एनसीईआरटी, वो कई बार सोचते हैं कि एनसीईआरटी से अगर ना पढ़ें तो चलेगा क्योंकि उनको ये लगता है कि एनसीईआरटी की जगह अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उनका टाइम बच जाएगा। लेकिन क्या ये टाइम बचाना कहीं नुकसानदेह तो नहीं होता है? एनसीईआरटी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स आई वुड नॉट से कि एनसीईआरटी मस्ट है रीड। बट कुछ सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के लिए, उनके लिए एनसीईआरटी रीड भी करनी चाहिए। और अदर बुक्स के लिए वही प्रीवाईक्यूज चेक करके कैसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक लिस्ट रेडी करिए और वही पढ़ना। मैम मैं आपके रिसोर्सेज जानना चाहूँगा, आपने क्या क्या रिसोर्सेज आपने रखे थे, वैल्यू एडिशन के लिए आपने क्या किया था? थोड़ा सा आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को समझ में आएगा कि वो ज़्यादा गलतियाँ ना करें और बाकी के रिसोर्सेज को ना फॉलो करें। रिसोर्सेज मेरे जनरल रिसोर्सेज ही थे जो वैसे टॉपर्स बताते हैं, लाइक ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी किया था, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत किया था, एंशिएंट इंडिया के लिए एनसीईआरटी किया था आदर्श शर्मा की एनसीईआरटी थी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस भी करंट अफेयर से किया। मैम मैं करंट अफेयर पे आऊँगा कि आप करंट अफेयर कहाँ से करते थे? क्या न्यूज़पेपर से करना ज़्यादा बेटर रहता है या फिर आप अपने जो मंथली मैगजीन्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं? मैंने दोनों ही कवर किया था बिकॉज डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग रहती है कि ये न्यूज़ में चल रहा था, और इसीलिए फिर मंथली मैगजीन भी कवर करनी ईजिली हो जाती है बिकॉज पता होता है कि पास्ट में ये हुआ है। तो मैंने दोनों फॉलो किया था, करंट अफेयर्स भी, डेली न्यूज़पेपर एंड मंथली मैगजीन। क्या आजकल चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेमिनी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ों को आपने प्रेफर किया था? नहीं, मैंने अपने प्रिपरेशन में नहीं किया था। कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज बताना चाहेंगे?
ऑनलाइन जो फ्री वेबसाइट्स होती है जो करंट अफेयर्स भी डेली देती है समरी में, तो उनको मैंने रेफर किया था। यूट्यूब कितना हेल्पफुल रहा आपकी इसमें प्रिपरेशन में? हाँ, यूट्यूब मेरा हेल्पफुल था कि काफ़ी टीचर्स फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे यूट्यूब पे, तो मैंने उनको रेफर किया था। अगर मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग मैंने उसके रेफर किया। मैम मैं आपके मेंस के आंसर राइटिंग की अप्रोच भी समझना चाहूँगा कि आपने किस तरह के सवाल आपने मतलब आंसर किस तरह से देना चाहा आपने, किस तरह से आपने अप्रोच रही आपकी मेंस में आंसर राइटिंग में, क्या कहना चाहिए? मेंस के आंसर राइटिंग के लिए आई वुड से इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन ये फॉर्मेट रहता है आंसर राइटिंग के लिए, लेकिन इसमें डाटा वैल्यू एडिट करते तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। उसके लिए आप थोड़ा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए करंट अफेयर मैगजीन से या न्यूज़पेपर से, तो इन्हीं को बस मैंने रेफर किया था और नोट्स बनाए। क्या प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी होता है या प्रीलिम्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स ही मतलब सही रहेंगी? मैंने एट द एंड ऑफ 1 मंथ मैंने बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए होता है। वैसे एक्चुअल एग्जाम में क्या आता है वो पता नहीं, लेकिन एंड टाइम पे आप रीड कर रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सब याद है पूरा 1 ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर्स, तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे प्रीलिम्स के लिए। मैं मैम की हॉबीज जानना चाहूँगा, क्या हॉबीज से सवाल वगैरह थे उधर? नहीं, मेरा भांगड़ा डांस मैंने हॉबीज़ में लिखा था, तो बस उसी पे क्वेश्चंस थे, लेकिन मेरी हॉबीज़ में मैंने सोशल सर्विस भी लिखा था, खुद से उन्होंने कुछ नहीं पूछा था। ओके, इसके अलावा मैम मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहूँगा, एक मोटिवेशन के लिए क्या ज़रूरी है? क्या खाली टाइम मतलब एक जो 24 आवर्स होते हैं सभी के पास में, तो क्या जैसे बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं हम 12 घंटे पढ़ते थे, 13 घंटे पढ़ते थे, 18 घंटे पढ़ते थे, तो मैम कितना पढ़ती थी और कैसे पढ़ती थी? ऐसे 12-13 घंटे तो नहीं, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी रही थी कि 8 घंटे हो जाता था, तो 8 घंटे पढ़ी थी, और बस यही था। मतलब ऐसे 12-13 घंटे तो नहीं पॉसिबल हो पाता पूरा 1 साल के लिए, यही था। एंड मोटिवेशन से ज़्यादा मैं कहूँगी डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोटिवेशन कभी मोटिवेटेड रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो फिर वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। इसलिए डिसिप्लिन रहेंगे और टारगेट्स को कंप्लीट करने का अचीव करके रखेंगे तो फिर वो हो जाएगा। मैम मेरा लास्ट सवाल ये है कि जो 2024 में जो बच्चे बैठ रहे हैं इस बार एग्जाम में और जो एग्जाम देना चाहते हैं, क्या कहना चाहिए उनको? क्या स्ट्रेटजी अब की मतलब क्या रखनी चाहिए उनको प्रीवियस अटेम्प्ट्स को देखते हुए, प्रीवियस पेपर्स को देखते हुए क्या कुछ करें वो? प्रीलिम्स को लाइटली मत लीजिए, बिकॉज ये लार्जेस्ट एलिमिनेशन का है कि यहाँ पर ज़्यादा बच्चे यहीं एलिमिनेट होते हैं। प्रीलिम्स और जीएस प्लस सीसेट दोनों पे फोकस करना है, उसके लिए मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज दोनों पे ज़्यादा एम्फोसिस कीजिए। ओके, थैंक यू मैम। हम उम्मीद करेंगे कि आपका आपकी वाली लिस्ट में नाम आ जाए। थैंक यू सो मच मैम। Thank you.